हेलो एवरीवन, दिस इज़ बाबू स्नेही। और आज हम 16 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स को पढ़ के हम हमारी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए विद्यार्थी या इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। इंडियाज़ गुड्स एक्सपोर्ट्स डिप 1% इन दिसंबर, ट्रेड डेफिसिट नैरोज टू 3 मंथ लो। सो रिसेंटली हमने देखा है कि इंडिया की इकोनॉमी का डेटा अच्छा नहीं आ रहा है, एंड उसमें एक और एडिशन यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा का भी है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें काफ़ी लिंक्ड है, जो मैंने आपको कल भी बताई थी। अब उसमें नई चीज़ भी आ गई है, तो उसको ऐड करके एक बड़ी पिक्चर समझ में हमें आ सकती है। जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, मतलब 23 से लेके 24 तक जो पूरा फाइनेंशियल ईयर था, और बाय द वे शायद आपको पता हो कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से चालू होता है और अगले साल के मार्च तक चलता है। तो ये 23 से 24 का जो फाइनेंशियल ईयर था, यहाँ पे इंडिया की ग्रोथ 8.2% थी। ठीक है, लेकिन ये सबको पता था कि अगले साल या 24 से जो फाइनेंशियल ईयर चालू होने वाला है, उसके अंदर ग्रोथ रेट पूरे वर्ल्ड की कम होने वाली है। ग्लोबल इकोनॉमी नीचे जाने वाली है, ये सबको आइडिया था। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट और इकोनॉमिक सर्वे का एस्टिमेशन ये था कि 24 से लेके 25 की जो ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ रेट रहेगी, वो 6.5% से 7% के बीच में रहेगी। जिसमें से भी एस्टिमेशन ये था कि जो ग्रोथ रेट है वो इस रेंज में तो है, लेकिन वो 7% के ज़्यादा क्लोज रहेगी। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना खुद का जो स्टैंड है उसको रिवाइज करा है और बोला है कि ऐसा नहीं होगा। हमारी जो ग्रोथ रेट है वो इस साल की 6.4% ही रहेगी। तो जो ग्रोथ रेट एस्टिमेशन था, गवर्नमेंट ने उसको नीचे कर दिया थोड़ा, क्योंकि अभी का रिसेंट जो डेटा है वो अच्छा नहीं आया है। फाइन। उसके अलावा दूसरी चीज़ हमने देखी कि जो इन्फ्लेशन है, ओवरऑल इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। इवन दो जो रीसेंट इन्फ्लेशन का डेटा है वो 5% से 6% के बीच में ही कहीं है, बट फिर भी जो इन्फ्लेशन है वो ऑन एन एवरेज 3% के अराउंड होना चाहिए। तो ओवरऑल एवरेज अभी भी ज़्यादा है इन्फ्लेशन का। इनफैक्ट जो फूड इन्फ्लेशन है वो तो 8.5 से 9.5% के बीच में है। और आरबीआई की जो रेंज है जिसके बीच में इन्फ्लेशन आरबीआई के लिए एक्सेप्टेबल है, वो है 2% से 6%। तो जो फूड इन्फ्लेशन की रेट है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है अभी। उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है? और प्रॉब्लम यह है कि ओवरऑल जो रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्लाइड डाउन कर गया है। अपना हिस्टोरिक लो 86 रुपीज़ का उसने क्रॉस कर लिया है। फाइन। एंड एक और नई चीज़ आ रही है कि पिछले साल से जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो 1% कम हो गए, लेकिन जो हमारे इम्पोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट 5% बढ़ गए। अब ये नंबर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे ईयर ऑन ईयर वो कम हो गए, लेकिन इम्पोर्ट्स बढ़ गए। दूसरी चीज़, जो हमारे पेट्रोलियम इम्पोर्ट्स थे, मतलब हम बाहर से बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम जो इम्पोर्ट करते हैं उसमें इंक्रीज़ हुआ है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी और पॉपुलेशन दोनों बढ़ रही है, तो ऑयल की डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये चीज़ें क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट बढ़ना इज़ नेचुरल। लेकिन जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट होते थे वो गिर गए। ठीक है, उसमें कमी देखने को मिली। पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है, बिल्कुल। हम क्या करते हैं? पेट्रोल को इंपोर्ट करते हैं। पेट्रोल को इंपोर्ट करने के बाद, सॉरी नॉट जस्ट पेट्रोल, यहाँ पे बोलना चाहिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट करते हैं। मेनली हम क्रूड ऑयल को ही इंपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के बाद हम डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं करते, हम उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन करके हम पेट्रोल बनाते हैं, कैरोसिन बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, बहुत सारी गैसेस बनाते हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इंडिया इसमें से काफ़ी सारा कुछ खुद ही कंज्यूम कर लेता है, और जो बचा हुआ है इंडिया बाहर एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो इंडिया भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। इंडिया क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। इंडिया क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर आप पिक्चर ड्रॉ करना चाहो तो वो क्या है? वो ये है कि इंडिया की ग्रोथ रेट कम है, इन्फ्लेशन हाई है, रुपी डॉलर के कंपैरिजन में काफ़ी डेप्रिशिएट हो चुका है, और एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं लेकिन इंपोर्ट्स बढ़ बढ़ ही रहे हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है? पहली दो चीज़ें हैं, ये आपस में लिंक्ड है, और नीचे वाली दो चीज़ें आपस में लिंक्ड है। जब ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है तब लोगों के पास काफ़ी पैसा आता है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है, जिससे डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है, और प्राइस बढ़ती है तो इन्फ्लेशन हो जाता है।
फाइन। तो अभी क्या सिनेरियो है कि देखो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। इन्फ्लेशन कम करने का एक सिंपल तरीका है कि सोसाइटी में मनी सप्लाई को कम कर दो, जिससे लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस गिर जाएगा। लेकिन अगर लोगों की डिमांड कम होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ और गिर जाएगी। ऑलरेडी ग्रोथ रेट कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और कम हो सकती है। अगर हमने सिर्फ ग्रोथ रेट को टारगेट करा, चलो ग्रोथ रेट को बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक थोड़ी सी साइकिल में हम फंस चुके हैं। दूसरी चीज़, ये बड़ी प्रॉब्लम है। देखो जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर कोई इंडियन किसी यूएस में रहने वाले पर्सन से कुछ खरीद रहा है, तो इंडियन के पास तो क्या है, रुपीज़ है। यूएस से सपोज उसने कोई मशीन इंपोर्ट करी, तो क्या इंडियन अपने रुपी को यूएस वाले पर्सन को देगा? नहीं, क्योंकि यूएस वाला पर्सन रुपी को यूज़ नहीं करेगा। यूएस पर्सन बोलेगा कि मुझे तो तुम डॉलर दो। ठीक है, तो इंडिया को अगर कुछ इंपोर्ट करना है तो हमें डॉलर बाहर भेजना पड़ता है। इसके कारण इंडिया के अंदर जो जितने डॉलर पड़े हुए हैं उनका नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि हम डॉलर इंडिया से बाहर भेज रहे हैं चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए। और हम इतना एक्सपोर्ट भी तो नहीं कर रहे। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे होते कोई चीज़ तो हमारी कंट्री में डॉलर आ भी जाता, लेकिन हमारी कंट्री में डॉलर आ नहीं रहा, ऊपर से बाहर जा हो रहा है। और जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो रुपये की तो प्राइस मान लेते हैं सेम ही है, लेकिन डॉलर महंगा हो गया। अगर डॉलर महंगा हो गया तो उसके कंपैरिजन में रुपी अपने आप ही ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा, सिंपल। इसलिए रुपी जो है वो डिप्रिशिएट कर रहा है और डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया ये चारों चीज़ें किस तरह से लिंक्ड है। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ये कंसेप्चुअल है काफ़ी। इन इन कॉन्सेप्ट्स पर प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो लिटरली बोल देंगे कि मनी सप्लाई बढ़ाने से क्या होगा, और ऑप्शन में लिखा होगा कि ग्रोथ बढ़ेगी, इन्फ्लेशन कम होगा, ऐसे कुछ रैंडम स्टेटमेंट्स होंगे। तो इन चीज़ों को सुन के समझ के आपको ये सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, ताकि आप इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से फिल्म्स में सॉल्व कर पाओ। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हाई कोर्ट ऑर्डर्स पुलिस कवर्स फॉर टॉरेस विसल ब्लोअर। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो टर्म लिखा है ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हुआ क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला है मुंबई पुलिस को कि वो इन्वेस्टिगेशन को जल्दी करे और जो वहाँ पे विसल ब्लोअर था उसको प्रोटेक्ट करे। एक्चुअली हुआ क्या था, टॉरेस ज्वेलरी ब्रांड है जिसने कुछ फ्रॉड करा है। उसने बेसिकली बोला कि आप हमें पैसे दो, हम उसको 500 ऑलमोस्ट 5 गुना कर देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, ये लोग पैसे लौटा नहीं पाए, तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया इन्होंने। अब ये फ्रॉड हमारे काम का नहीं है बिल्कुल भी, इसकी डिटेल्स भी। लेकिन ये पता कैसे चला कि फ्रॉड हुआ है? इस कंपनी के अंदर एक सीए था जो कि काम करता था, उसको पता चला कि उसकी कंपनी ऐसा कुछ कर रही है, तो उसने बाहर आके चीज़ों को बता दिया। ठीक है, उस इंसान को जो कि रॉन्ग डूइंग या अनएथिकल एक्ट को डिस्क्लोज करता है, एक्सपोज करता है, उस इंसान को विसल ब्लोअर बोला जाता है। तो अब आपको विसल ब्लोअर का भी मतलब पता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कोई इंसान अगर विसल ब्लो करता है तो क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास पुलिस, पॉलिटिशियन सब उनके दोस्त होते हैं। तो इस विसल ब्लोअर की करियर पे, उसकी लाइफ पे बहुत बड़ा खतरा आ सकता है अगर उसने कोई बड़ी चीज़ एक्सपोज करी तो, सिंपल। तो इंडिया के अंदर एक ऐसा एक्ट है जिसका नाम है विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 2014 में आया था। इसका एम ये है कि जो भी इंसान विसल ब्लो कर रहा है उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, और उसकी जो आइडेंटिटी है वो पब्लिक से हिडन रखनी चाहिए। इससे क्या है, कोई भी इंसान डरेगा नहीं और किसी भी रॉन्ग डूइंग को या अनएथिकल एक्ट को वो आके बता सकता है। लेकिन इस विसल ब्लोअर एक्ट के अंदर नेगेटिव प्रोविजंस भी है कि अगर कोई इंसान रैंडमली बिना किसी इंफॉर्मेशन के और किसी बड़ी कंपनी से रैंडमली बदला लेने के लिए फॉल्स विसल ब्लोइंग करता है तो विसल ब्लोअर के अगेंस्ट कुछ एक्शन। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन आती है तो विसल ब्लोअर के अगेंस्ट कोई एक्शन भी लिया जा सकता है, पेनल्टी और फाइन दोनों लग सकते हैं। ठीक है, विसल ब्लोअर्स या विसल ब्लोइंग दो टाइप की होती है। अगर कोई भी अनएथिकल काम, इलीगल काम या मिसकंडक्ट, फ्रॉड, इनडिसिप्लिन, कोई भी नेगेटिव चीज़ कोई ऑफिशियल, कोई इंसान रिपोर्ट करता है अपने खुद के ही ऑफिसर को या सीनियर को, उसको बोला जाता है इंटरनल विसल ब्लोइंग। मतलब कोई जूनियर बता रहा है कि बाकी लोग कंपनी में कुछ अनएथिकल काम कर रहे हैं और उसने अपने सीनियर को जाके ये चीज़ बताई, तो ये हो गई इंटरनल विसल ब्लोइंग। एक्सटर्नल एक्सटर्नल में क्या होता है कि ये जो जूनियर है
ये अपने सीनियर को नहीं बताता, ये बाहर जाके किसी रैंडम मीडिया हाउस को बता सकता है, पुलिस को बता सकता है, एनजीओ को बता सकता है, किसी को भी ये चीज़ें बता सकता है। तो ये हो जाता है एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये टॉपिक GS2 गवर्नेंस और GS4 एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे के अंदर भी आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड प्रीलिम्स में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन और विसल ब्लोअर एक्ट पर जो बेसिक क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल, द रेड फ्लैग एज चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रैटेजी रोल्स ऑन। देखो लास्ट के जो 3 महीने थे उसमें मैंने एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करी थी कि इंडिया एंड चाइना ने दोनों ने काफ़ी प्रोग्रेस करी है अपनी ओवरऑल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। ये दोनों ने काफ़ी प्रोग्रेस करा। दोनों ने जो 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड, वहाँ पे डिसएंगेजमेंट भी चालू करा। ये फ्रिक्शन पॉइंट्स कौन से थे? अगर आप इस मैप को देखोगे तो यहाँ पे है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये एक ऐसी लाइन है जो इंडिया के पास लद्दाख का रीजन है और जो रीजन चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है लद्दाख का, उन दोनों रीजन्स को एक लाइन सेपरेट करती है जिसको आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हो। इसके अराउंड बहुत सारी लोकेशंस हैं, जैसे देपसांग प्लेन, देन दौलत बेग ओल्डी रोड है, ये गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स, पांगोंग सो लेक जो कि इंडिया में भी है चाइना में भी है, देन देमचौक यहाँ पे नीचे की साइड है। ये बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड है। हमने देखा कि 2020 के बाद इंडिया और चाइना के सोल्जर्स बहुत सारे इन लोकेशंस पे एक दूसरे के साथ फिजिकल ऑल्टरकेशन में एंगेज करते हैं, जिससे काफ़ी सारे सोल्जर्स की डेथ और इंजरी भी हो जाती है। और ये इसलिए था क्योंकि धीरे धीरे जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं उन्होंने 2020 के कोविड-19 के लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया, क्योंकि देखो सारी कंट्रीज़ जो है अपनी खुद की कंट्रीज़ को कोविड-19 से बचाने में लगी थी और बिजी थी। वहीं पे चाइना को एक मौका मिलता है और वो आसपास वाली सारी कंट्रीज़ के अंदर सेंट्रल एशिया, जापान, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड इवन इंडिया के अंदर धीरे धीरे वो बाउंड्री और बॉर्डर को क्रॉस करते करते अपनी पुरानी बाउंड्री का चाइना एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहा था। तो बहुत सारे सोल्जर जो कि LAC के अराउंड थे वो और भी ज़्यादा अंदर आने लग गए इंडियन टेरिटरी के और भी अंदर। तो इंडियन सोल्जर्स ने उन्हें रोका और यहाँ पे फिजिकल ऑल्टरकेशन हुआ था। 2024 में हमने देखा कि चीज़ें सुधरी थोड़ी। डेप्सांग प्लेन एंड डेमचौक, ये दोनों लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इन दोनों रीजन्स में चाइना और इंडिया के सोल्जर्स ने डिसएंगेजमेंट करा, जिससे दोनों सोल्जर्स दोनों साइड से थोड़ा पीछे हटे। तो ये थोड़ा पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट था, ठीक है, ये पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट था। लेकिन रिसेंटली 2025 के अंदर चाइना ने अपने जो ट्रू कलर्स है वो वापस दिखा दिए। ऑलमोस्ट हमेशा ही ऐसा होता है। एंड चाइना ने वापस न्यू ऐसे स्टेप्स लिए जिससे इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा डेंट फिर से आ गया, ठीक है। तो 2 सिग्निफिकेंट ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे ना तो सिर्फ इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का वायलेशन होता है, बट इंडिया की सोवरेनिटी का भी वायलेशन होता है। ऐसा क्या है? देखो, पहला स्टेप था कि चाइना ने अनाउंस करा कि वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे चाइना का सबसे बड़ा डैम कंस्ट्रक्शन करने वाला है, ठीक है। एंड ये जो डैम कंस्ट्रक्शन होगा ये होगा यहाँ पे, इसका नाम है मेडॉग डैम। ये मैप भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये मैप इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी लोकेशन है ना LAC के पास, इन सब की लोकेशन आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस बने हैं पास्ट में, फ्यूचर में भी बनेंगे। ये मैप में आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि तिब्बत से होके आती है, और तिब्बत का जो रीजन है अभी चाइनीज़ ऑक्यूपेशन के अंदर है, तो आप चाइना भी बोल सकते हो। वो चालू होती है चाइना से या फिर तिब्बत से, फिर यहाँ पे घूमती है और इंडिया के अंदर एंटर करती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, फिर असम के अंदर आती है, फिर वो बांग्लादेश में चली आती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर में बहुत सारी नदियाँ यहाँ पे आके उससे जुड़ती है, जैसे लोहित रिवर हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी रिवर्स हैं, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता एट्सेट्रा। ये तो आप थोड़ा सा मैप पे जाके देख लेना, चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। लेकिन चाइना ने पहले ना यहाँ पे जंगमू डैम बना रखा था। ये जंगमू डैम जो था, इसका नाम आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र को चाइना के अंदर यार्लुंग जांगपो बोला जाता है, तो उसके ऊपर चाइना ने तिब्बत के अंदर जंगमू डैम बना रखा था, जो कि काफ़ी बड़ा डैम था। अब चाइना अपना खुद का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रही है ब्रह्मपुत्र के ऊपर, एक और
लेकिन वो इंडिया की बॉर्डर के काफ़ी पास है। इसको बोला जाएगा मैदोग डैम, क्योंकि यहाँ पे ये जो रीजन है, इस रीजन का नाम मैदोग है, तो यहाँ पे डैम बन रहा है तो उसको मैदोग डैम बोला जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। पहली प्रॉब्लम ये है कि ये जो एरिया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा साइज्मिकली वल्नरेबल है। मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो अगर इतना बड़ा डैम बना दिया और डैम बनाया है तो क्या होगा, डैम के पीछे बहुत सारा पानी स्टोर होगा। अगर एक बड़ा अर्थक्वेक आ गया और ये डैम टूट गया तो ये जो पानी है ये नीचे की साइड एकदम से आएगा, तो अरुणाचल, असम और बांग्लादेश में रहने वाले लोगों को एकदम से बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, हिमालयाज़ का ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बारिश बहुत होती है, और अगर मान लेते हैं बारिश बहुत होगी तो डैम के पीछे ये जो रिजर्वायर बनाएंगे ये पूरा भर जाएगा। तो चाइना को डैम का गेट खोलना पड़ेगा ताकि ये जो डैम का पूरा दीवार है टूटे ना, क्योंकि रिजर्वायर में पानी काफ़ी भर गया। तो अगर डैम का गेट चाइना एकदम से खोलेगा तब भी बहुत तेज़ बाढ़ आ सकती है लोअर रीजन्स में। फाइन। फिर जब यहाँ पे डैम बना दिया जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली जितना पानी आता था ब्रह्मपुत्रा से इंडिया में और बांग्लादेश में, उस पानी के आने की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चौथी क्या प्रॉब्लम है? चौथी प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा तो ब्रह्मपुत्रा के आसपास बहुत सारे पहाड़ों को तोड़ा जाएगा, और वो जो पूरी डेब्री है, पूरा जो मलबा है, पूरी जो एक्स्ट्रा पोल्यूशन है, वो पूरी नदी में आएगा और वाटर क्वालिटी इस रीजन की खराब हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो कि कितनी बड़ी और कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चाइना ने ये डैम अनाउंस कर दिया रिसेंटली। ये डैम पहले ही अनाउंस हो चुका था, बट ऑफिशियली इस पे जो काम है वो अब चालू होगा। ये चीज़ उन्होंने अनाउंस करी है। पहली चीज़ तो उन्होंने ये करी। दूसरी चीज़ क्या करी उन्होंने, जिससे इंडिया की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन उठता है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये करी कि जो ये वाला रीजन है, ये जो पूरा लद्दाख का रीजन है, अब इसमें लद्दाख का ये वाला जो पोर्शन है ये अभी चाइना के इलीगल ऑक्यूपेशन के अंडर है। तो ये जो बचा हुआ रीजन है ना, ये चाइना का ही रीजन है। ये तिब्बतन ऑटोनमस रीजन के नाम से जाना जाता है। मतलब ये चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था 1950s के अराउंड। तब से ये तिब्बत का रीजन चाइना के पास ही है अभी भी। तो क्या है कि यहाँ पे चाइना की एक प्रोविंस है जिसका नाम है होतान। ये आपको नाम ध्यान रखना है। होतान प्रोविंस के अंदर चाइना ने दो नई डिस्ट्रिक्ट को अनाउंस करा। हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, वो लोग डिस्ट्रिक्ट नहीं बोलते, वो लोग काउंटी बोलते हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो चाइना की होतान प्रोविंस में उन्होंने दो नई डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस करा, या दो नई काउंटीज़ को अनाउंस करा। और इन दोनों काउंटीज़ के मैप के अंदर ये जो एरिया है लद्दाख का, जो कि अभी चाइना के इलीगल ऑक्यूपेशन में आता है, जिसको अक्साई चिन भी बोला जाता है, इस रीजन का पार्ट इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया चाइना ने खुद की मैप के ऊपर। तो ये अलग से दो नई काउंटीज़ क्रिएट करना। दूसरी चीज़, कंस्ट्रक्ट करना एक डैम यार्लुक जांगपो पर। तो ये दो स्टेप्स उन्होंने 2025 के अराउंड लिए हैं, जिसके कारण इंडिया चाइना के रिलेशनशिप जितना थोड़ा बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रही थी, वो वापस रिवर्स हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं पॉइंट्स, इसलिए मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया है। इस पर प्रीलिम्स में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मेंस में एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन। और इंडिया ने डेफिनेटली इस पर अभी कंसर्न एक्सप्रेस करा है, अभी हमने कुछ एक्शन नहीं लिया है हाउएवर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे नेपाल, भूटान, वो भी सिमिलर टेरिटोरियल एंक्रोचमेंट से क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं चाइना के। देखो, चाइना बिलीव करता है कि उनका हिस्टोरिकल मैप था एक, जो काफ़ी बड़ा था, और अभी सपोज चाइना इतना है, तो चाइना बिलीव करता है कि उनका जो हिस्टोरिकल मैप था ना वो इतना बड़ा था, तो इसलिए उनको ये सारा एरिया भी चाहिए अभी। ठीक है। अब किसी को इतना एरिया चाहिए होता है तो क्या होता है, आप ट्रीटीज करते हो, कुछ चीज़ें करते हो, सोल्यूशन मांगते हो, और अगर ऐसा नहीं होता तो आप जो करंट रियलिटी है उसी के साथ रहते हो। चाइना ऐसा नहीं करता। चाइना रैंडमली दूसरी कंट्रीज़ के अंदर खुद के चाइना की खुद की करंट बॉर्डर का एक्सपेंशन करने के लिए रैंडमली दूसरी कंट्रीज़ की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट करता रहता है बिना किसी से पूछे। और इसी पॉलिसी को क्या कहा जाता है,
एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ चाइना। ये नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और देखो, अगर यहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो उससे जो डाउन स्ट्रीम कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया और बांग्लादेश, उनको ब्रह्मपुत्र रिवर में पानी कम आने से प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मैंने आपको 4 इश्यूज़ बताए हैं कि डैम बनने से क्या होगा, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, यही है, पानी की जो क्वालिटी है वो प्रॉब्लम उसमें आ सकती है, जो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी है वो कम हो सकती है, अनकंट्रोल्ड रिलीज अगर वाटर होगा तो उससे बाढ़ आ सकती है। ये सारे पॉइंट्स मैंने अभी आपको बता दिए। ठीक है, इन एंटिसिपेशन इंडिया अभी क्या कर रहा है, इस सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि देखो रिवर घूम के ऐसे आ रही है ना, और अगर यहाँ पे कोई डैम टूटता है या बहुत बारिश आने के कारण चाइना एकदम से डैम के डोर्स खोल देगा, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत तेज बाढ़ आ सकती है। तो इंडिया अरुणाचल प्रदेश में ही बहुत सारे डैम बना रहे हैं ब्रह्मपुत्र के अराउंड, ताकि अगर कोई बाढ़ बाढ़ आती है तो उनको इन डैम्स पे रोका जा सके, एकदम से सारे स्टेट्स पे ये प्रॉब्लम एकदम से ना आ जाए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश में अनाउंस करने पड़े हैं हमें इस डैम के फेलियर के नुकसान से बचने के लिए, अगर ये फेल होता है तो। फाइन। एक और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ऑथर बताते हैं। ऑथर बोल रहे हैं कि देखो, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ कौन सी है, यहाँ पे चाइना है, उसके अलावा यहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, और इवन श्रीलंका, मालदीव्स। जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ है ना, वो चाइना के साथ बायलेटरल डिस्कशन करती है। मतलब इंडिया चाइना डिस्कशन कर रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान डिस्कशन कर रहे हैं, श्रीलंका चाइना डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है वो ऐसा नहीं करती। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्स रखती है। मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ एक साथ आती है। जैसे यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, जैसे यहाँ पे है फॉर एग्जांपल म्यांमार, लाओ, कंबोडिया, देन थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस। ये सारी कंट्रीज साथ में आके ग्रुप बना दिया इन्होंने, जिसका नाम है आसियान। ठीक है, जो यहाँ पर भी है, ये आसियान कंट्रीज है। अब ये एज अ ग्रुप चाइना से बात करने जाती है। साउथ एशिया में क्या है कि एक एक कंट्री अपने आप ही चाइना से बात करने जाती है, तो वो बायलेटरल टॉक्स करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में जो बातें होती हैं वो ये पूरा ग्रुप डिस्कशन करने जाता है, जिससे इन लोगों की बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 वर्सेस 1 है, और यहाँ पे हम कैसे बात कर रहे हैं साउथ एशिया में 1 वर्सेस 1, जो कि हमारे लिए काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं। एक और इसका एग्जांपल क्या है, मेकोंग रिवर कमीशन भी इन्होंने बना रखा है। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में एक रिवर आती है मेकोंग रिवर, जो चालू तो तिब्बत या फिर चाइना से ही होती है, लेकिन उसके बाद आप देखो वो म्यांमार की बॉर्डर को टच करती है, फिर यहाँ पे वियतनाम की बॉर्डर को टच करती है, जो लाओ कंट्री है उसके बीचों बीच से जाती है, थाईलैंड की बॉर्डर को टच करती है, उसके बाद कंबोडिया के थ्रू वो क्या करती है, नीचे के साइड साउथ चाइना सी में ड्रेन कर जाती है। तो ये रिवर के बारे में आपको एक तो पता होना चाहिए। अब ये जो पांचों कंट्रीज है ना यहाँ पे मेकोंग रिवर वाली, ये साथ में आके फिर चाइना के साथ डील करती है इस कमीशन को बना के। तो उससे क्या इनको काफ़ी फ़ायदा होता है, पांचों कंट्रीज एक साथ आ रही है। तो ये चीज़ हमें साउथ ईस्ट एशिया से सीखनी पड़ेगी। किसको? साउथ एशियन कंट्रीज़ को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, और आपको इन चीज़ों को याद और ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। 3 इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज़ नो मोर ऑन यूएस रेस्ट्रिक्शन लिस्ट। देखो हुआ क्या था, इंडिया ने 1974 में और 1998 में 2 न्यूक्लियर टेस्ट करे थे पोखरण के अंदर, राजस्थान में। ठीक है, अब हुआ क्या, होता क्या है कि जब हम 94 में ऐसे टेस्ट वगैरह करते हैं, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी बहुत सारी, उनको लगा कि एक डेवलपिंग कंट्री के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई है, तो उन्होंने इंडिया को आइसोलेट करने की कोशिश करी। ठीक है, और उन्होंने साइन कर दी एनपीटी। एनपीटी का क्या मतलब है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। मतलब हम न्यूक्लियर मटेरियल को ना तो बनाएंगे ना ही उसको फैलाएंगे। फाइन। लेकिन यहाँ पे हिपोक्रेसी क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, स्पेशली वो कंट्रीज़ जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर है, जो 5 कंट्रीज़ हैं, उन पे एनपीटी लागू ही नहीं होती। मतलब यूएस अगर आज की डेट में उसके पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो एनपीटी के अंडर यूएस पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करे।
बट अगर इंडिया एनपीटी का मेंबर बन गया तो एनपीटी इंडिया को फोर्स करेगी कि इंडिया अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप कर दे। तो ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी एक ट्रीटी थी, इसलिए इंडिया ने एनपीटी को साइन ही नहीं करा। एक चीज़ फाइन, अब इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं करा तो डेवलप कंट्रीज ने बोला ठीक है, हम इंडिया से कोई भी न्यूक्लियर डील नहीं करेंगे। 1998 में फिर से हम न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ जो इंडिया के साथ साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में काम कर रही थी वो सारे अग्रीमेंट्स कैंसिल कर देती है और इंडिया अकेला हो जाता है। बट ये जो चीज़ थी इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, क्योंकि फिर इंडिया को एक मौका मिलता है खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम रन करने के लिए। और आज की डेट में जितने भी नए न्यूक्लियर प्रोग्राम या नई टेक्नोलॉजी इंडिया यूज़ कर रहा है वो उसने खुद ने ही बनाई है, और उसका फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि हम अब फ्रांस में जाके, कनाडा में जाके उनको हमारी टेक्नोलॉजीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन कर पाते हैं। एनीवे, तो अब क्या हुआ, उन टाइम पर ही इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स को इन कंट्रीज़ ने बैन कर दिया, सिंपल। लेकिन क्या होता है, 2008 में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। 2008 में बराक ओबामा एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह ये दोनों मिलते हैं और वो एक सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइन करते हैं। देखो यहाँ पे नाम लिखा है सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट, दैट मीन्स न्यूक्लियर पावर का डेवलपमेंट आम लोगों के बेनिफिट के लिए। अब न्यूक्लियर पावर का डेवलपमेंट आम लोगों के बेनिफिट के लिए कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी बना के, सिंपल। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को दो तरह से आप यूज़ कर सकते हो, एक तो सिविलियन पर्पस से, दूसरा डिफेंस पर्पस से। डिफेंस पर्पस के लिए आपको न्यूक्लियर वेपन बनाने पड़ते हैं और सिविलियन पर्पस के लिए आपको बस न्यूक्लियर मटेरियल का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। तो ये टाइप की डील यूएस ने इंडिया के साथ साइन करी थी 2008 में, और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इंडिया एनपीटी का मेंबर ही नहीं है, फिर भी यूएस ने इंडिया के साथ ये डील साइन करी। तो ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी इंडिया की। इस अग्रीमेंट को कभी कभी 123 अग्रीमेंट भी बोला जाता है, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जब ट्रीटी साइन होती है तब ये बोला जाता है चलो ठीक है, यूएस तो कम से कम इंडिया के जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ काम करना चालू करेगा। और ये साइन तो 2008 में हो गई थी, इसमें बीच में कुछ काम भी हुआ, बट इस ट्रीटी का कुछ मटीरियलाइजेशन आज तक नहीं देखने को मिला। बट अब क्या हो रहा है कि यूएस ने अनाउंस करा है कि वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि चेन्नई में है, ये आपको पता होना चाहिए, देन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में है, एंड इंडिया रेयर अर्थ्स लिमिटेड ये भी मुंबई में है। इन तीनों को उन्होंने अनबैन कर दिया है और जो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट थी ना उससे हटा दिया है। अब ऐसा क्यों करें, क्योंकि ये जो 2008 का अग्रीमेंट था इसको इफेक्ट में लाने के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फाइन, चलते हैं अब नेक्स्ट पर्टिकुलर न्यूज़ की तरफ। स्ट्रेंज पार्टिकल्स पोजेसेस मास व्हेन मूविंग इन वन डायरेक्शन नॉट अनदर। अब ये जो न्यूज़ है ये थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है हमारे लिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। इसमें से कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है क्योंकि पास्ट में मैंने देखा है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में और रैंडम एग्जाम्स में ऐसे ना टर्म्स वो पूछ लेते हैं जो कि सब एटॉमिक वर्ल्ड से मिले हुए हैं या उससे रिलेटेड हैं। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि ये चीज़ें क्या है। ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका अगर इंटरेस्ट है तब आप पढ़ सकते हो, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक सरफेस लेवल नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप अपने हाथ को देखो, ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास बहुत अच्छा टेलीस्कोप है या माइक्रोस्कोप है तो आप अपने हाथ की स्किन है ना उसको जूम करो थोड़ा। आपने हाथ की स्किन को जूम करा तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे टिश्यूज़ से वो मिलके बनी है। इन टिश्यूज़ को जूम करा तो पता चलेगा कि बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलके आपकी जो टिश्यूज़ हैं वो बने हुए हैं। आप इन सेल को भी जूम करोगे तो आपको बहुत सारे बायो मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, बहुत सारे प्रोटीन्स दिखेंगे, डीएनए दिख जाएगा, ठीक है। इनमें से किसी भी एक केमिकल को आपने जूम कर लिया तो आपको कार्बन 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 हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। अब अब आपने क्या करा, इस पूरे मॉलिक्यूल में से फिर से जूम करा, कार्बन को पकड़ के ही जूम कर लिया तो आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखेगी जो कि मतलब अब आप एटम पे आ चुके हो जूम करते 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 करते। अब आप एटम को देखोगे तो बीच में है न्यूक्लियस और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के न्यूक्लियस के चक्कर काट रहे हैं, सिंपल। न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है।
तो पूरा एटम कैसे बना हुआ है? पूरा एटम क्या है कि बीच में प्रोटॉन जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जिसका कोई चार्ज होता नहीं है, ये दोनों मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जिनका चार्ज नेगेटिव है वो इनके चक्कर काटते रहते हैं। अब यहाँ से चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब क्या है, बहुत टाइम बाद या कुछ आज से कुछ टाइम पहले, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद कुछ टाइम बाद पता चला कि आप इनको भी और ज़्यादा जूम कर सकते हो। मतलब ये भी पार्टिकल्स और भी सब छोटे या स्मॉलर पार्टिकल से मिलके बने हैं। ठीक है, तो ये तो पूरा एटम था। अब एटम में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव चार्ज वाला, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तो था ही, लेकिन आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी जूम कर सकते हो। आपने प्रोटॉन को जूम करा तो पता चला प्रोटॉन के अंदर 3 और पार्टिकल्स हैं जिनको क्वार्क्स बोला गया। इनको क्या बोला गया? क्वार्क्स। और क्वार्क्स भी 2 टाइप के हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अब ये क्वार्क क्या होते हैं ये हमें नहीं जानना। आई मीन आप जान सकते हो अपने इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से, बट सिविल सर्विस के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें इतनी पता होनी चाहिए आपको बस। ठीक है, मतलब प्रोटॉन को भी आप जूम करोगे ना तो उसमें भी आपको छोटे छोटे क्वार्क्स देखने को मिलेंगे। क्वार्क्स भी 2 टाइप के हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। न्यूट्रॉन के अंदर भी क्वार्क्स हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को हमने जूम करा तो इलेक्ट्रॉन में कुछ मिला नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन खुद में ही एक ऐसा पार्टिकल है जिसको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। तो दैट मीन्स जो हमें लगता था कि सारी चीज़ें एटम से बनी हुई है, बट एटम खुद से और ज़्यादा क्वार्क वाले पार्टिकल से मिलके बना है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हमने ढूंढा कि क्या और भी ऐसी चीज़ें हैं, और भी ऐसी चीज़ें हैं, छोटे छोटे और भी पार्टिकल्स हैं जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा हो। जैसे हमें क्वार्क तो मिल गया, क्वार्क भी 2 टाइप के हैं, तो हमने और भी छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ढूंढना चालू करा, तो हमें और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले। फाइन, तो क्या हुआ देखो, साइंटिस्ट ने क्या सोचा, आप खुद सोचो कि जो प्रोटॉन में पहले तो क्या था, हमें पता था कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कुछ पार्टिकल्स हैं और इलेक्ट्रॉन इनके अराउंड घूम रहे हैं। तो पहले तो हमें ये डाउट था, ये क्वेश्चन था कि इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये एक साथ पैक्ड कैसे हैं। मतलब वो कौन सा फोर्स है जिन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इतना पास, क्लोज रख रखा है। लेकिन जब हमें पता चला कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो क्वार्क्स से मिलके बने हैं, तब हमें एक और क्वेश्चन आया कि प्रोटॉन को भी अगर हम जूम करेंगे तो उसके अंदर जो क्वार्क्स हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, मतलब वो आपस में इतने पास कैसे हैं, और फिर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपस में इतने पास कैसे हैं। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग गए फिर। तो पता चला कि शायद 2 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। एक टाइप का पार्टिकल होता है जो कि मैटर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब नॉर्मल कि भाई हमें इलेक्ट्रॉन पता है, प्रोटॉन पता है, या प्रोटॉन के अंदर जो क्वार्क है, क्वार्क से ही तो प्रोटॉन बनता है ना, और क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से ही न्यूट्रॉन बन रहा है। तो हमें पता चल गया कि भाई क्वार्क एक मैटर का हिस्सा है, इलेक्ट्रॉन एक मैटर का हिस्सा है। फिर एक और हमें आइडिया हुआ कि शायद ना कुछ उस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जो इन दोनों क्वार्क्स को पास में बांध के रखते हैं, या पास में इनको रहने के लिए अलाउ करते हैं। मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि शायद उनके अंदर कुछ फोर्स है, कुछ फोर्स पार्टिकल्स हैं। जैसे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब ये आस एकदम साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो ऐसा क्यों है, ये इतने पास क्यों हैं, ये दूर क्यों नहीं चले जाते एक दूसरे से? क्योंकि शायद कोई फोर्स पार्टिकल है जो अपनी फोर्स से इनको पास रख रहा है। और अगर आप प्रोटॉन को जूम करोगे तो उसके अंदर 3 क्वार्क आपको मिलेंगे। तो ये 3 क्वार्क आपस में कैसे हैं? देखो यहाँ पे आप प्रोटॉन को देख रहे हो ना, तो यहाँ पे बाउंड्री बनी हुई है। रियल लाइफ में कोई ऐसी बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। ये तो बाउंड्री आपको दिखाने के लिए बना दी गई है कि भाई हाँ, ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क तीनों मिलके एक प्रोटॉन बन रहा है, बट ऐसे कोई बाउंड्री थोड़ी होती है रियल लाइफ में। कोई बाउंड्री नहीं है क्वार्क के अराउंड भी। तो क्वार्क्स आपस में ऐसे इतने पास कैसे हैं ये? तो शायद कोई ऐसा फोर्स पार्टिकल है, कोई ऐसा पार्टिकल है जिसके अंदर कोई डिफरेंट टाइप की फोर्स है, जिसके कारण ये तीनों क्वार्क्स आपस में हैं। तो मतलब 2 टाइप के आपको पार्टिकल्स मिलते हैं। एक पार्टिकल जो कि मैटर पार्टिकल है, जैसे क्वार्क हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, एट्सेट्रा। और एक पार्टिकल ऐसा है जो कि फोर्स पार्टिकल है, जो क्या करता है, इन मैटर पार्टिकल्स को एक दूसरे के या तो पास ले आएगा या एक दूसरे के बहुत दूर ले जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 2 टाइप के हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले। उससे हमें हमारा बनता है सब एटॉमिक मॉडल या फिर स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स।
ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि ये क्या है। फाइन। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, दो टाइप के पार्टिकल्स हैं। कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि खुद मैटर है, जैसे यहाँ पे क्वार्क्स हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी है। फाइन। और कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो कि फोर्स कैरी करते हैं, जैसे ग्लूऑन। देखो ग्लूऑन का क्या नाम है, जैसे ग्लू होता है ना, जिससे आप पेपर चिपकाते हो, फोटो चिपकाते हो, उसी से नाम आया ग्लूऑन। क्योंकि जो क्वार्क्स हैं वो आपस में इतने पास कैसे हैं, कुछ लोगों को लगता है, साइंटिस्ट को, कि जो ग्लूऑन है ना, ये ग्लूऑन वाले ये फोर्स पार्टिकल्स हैं जो इनके बीच में घूमते रहते हैं और इन क्वार्क्स को आपस में चिपका के रखते हैं, इसलिए इनका नाम है ग्लूऑन। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब क्या है। फाइन। वैसे ही अब आप एक और चीज़ देखो, जो ग्रेविटी है, फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटी में क्या हो रहा है, कोई इंसान है, वो अर्थ पे खड़ा है। अब कोई इंसान अर्थ के ऑपोजिट साइड है, तब भी वो अर्थ पे खड़ा है। तो ऐसा क्यों है कि ग्रेविटी हमें अर्थ की तरफ खींच रही है? जो अर्थ है वो भी मैटर से बनी है, हम भी मैटर से बने हैं। तो क्या ऐसे कुछ फोर्स पार्टिकल हैं, क्या ऐसे कुछ फोर्स पार्टिकल हैं जो कि हम दोनों के मैटर को आपस में चिपका के रखते हैं? तो यहीं से आइडिया आया कि शायद हिग्स बोसॉन एक ऐसा पार्टिकल हो जो कि क्या करता है, ग्रेविटी को कॉज करता है। ठीक है, तो अब आपको और भी समझ में आया कि भाई हिग्स बोसॉन का मतलब क्या है। ये कोई ऐसा पार्टिकल हो सकता है जो कि ग्रेविटी का फोर्स पार्टिकल है, जो दोनों मैटर को आपस में पास ला के रखा हुआ है। ठीक है, और दो तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। अब जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वो थोड़ी आपको याद रखनी पड़ेगी, उसमें समझने का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको और ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, जो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्वार्क्स का मतलब आपको समझ में आ गया कि वो क्या होते हैं। वो देखो, अभी तो मैंने आपको दो बताए, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, लेकिन वो उनके और भी कुछ नाम है, टॉप क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क, ये भी नाम होते हैं। ये याद रखना कोई डिफिकल्ट काम थोड़ी है भाई। क्वार्क्स है, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, ये बहुत ही ईजी है याद रखना। बट चार्म और स्ट्रेंज ये याद रख लेना, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि चार्म, स्ट्रेंज और एक और कोई नाम दे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टॉप। ये आप न्यूज़ में सुनते हो, बताओ ये किससे रिलेटेड है। अब ऑप्शन में ना क्वार्क भी नहीं लिखा होगा, ऑप्शन में लिखा होगा कोई रैंडम चीज़, एक और लिखा होगा कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुपिटर के सैटेलाइट्स हैं, ऐसा कुछ लिखा होगा। एक ऑप्शन में लिखा होगा कि ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पार्ट है, वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है, तो आपको इस तरह से याद ध्यान रखना है। देखो इलेक्ट्रॉन भी एक मैटर वाला ही पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन भी एक मैटर वाला पार्टिकल ही है। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन क्वार्क नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक लेप्टॉन है। अब ये कहाँ से आया, प्लीज़ डोंट आस्क, जस्ट इसको आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एक टाइप का लेप्टॉन है। ठीक है, इतना थोड़ा सा याद रख लो, बाकी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा दो दो चीज़ें और आपको याद रखनी है और याद करनी है, वो क्या है कि जो मैटर वाले पार्टिकल्स है ना, उनको फर्मियन बोला जाता है, और जो फोर्स पार्टिकल है उनको बोसॉन बोला जाता है। और ये जो बोसॉन शब्द है, ये इंडियन साइंटिस्ट थे एस.एन. बोस, उनके नाम से आया है। बहुत सारी नॉलेज है, मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको एकदम से डंप कर दिया आपके ऊपर, बट इनको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो आप बहुत सारे लोगों से आगे हो जाओगे। वो 2 मार्क्स जो आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे ना, वो बहुत फ़ायदा देंगे आपको। ठीक है, सही में मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। और इन जनरल भी अगर इंटरव्यू में कोई ऐसा टॉपिक छिड़ गया, तब आप इन दोनों चीज़ों, 2-3 चीज़ों को मेंशन करोगे ना, तो इंटरव्यूअर को भी पता लगेगा कि आपको काफ़ी मल्टी डिमेंशनल नॉलेज है। ठीक है, लेकिन इससे डेप्थ में ज़्यादा नहीं जाना। अगर जाना है तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए जाना है, एग्ज़ाम के लिए नहीं जाना। फाइन, तो ये चीज़ है यहाँ पे, और यही डिस्कशन था बेसिकली कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मियन है, फोटोन है जो बोसॉन है। देखो फोटोन, ये बोसॉन की कैटेगरी ना पूरी, इस बोसॉन की कैटेगरी में ही फोटोन है। फोटोन क्या है, जो कि लाइट पार्टिकल होता है। ये भी एक चीज़ आप एक बार ध्यान रख लेना कि जो फोटोन है वो एक बोसॉन है, मतलब वो फोर्स पार्टिकल है। ठीक है, ये हमने देख लिया। ग्रेविटी का जो पार्टिकल है ना, वो अभी मिसिंग है, तो हमें लगता है कि जो ये हिग्स बोसॉन है, शायद ये ग्रेविटी वाला फोर्स पार्टिकल हो, ये हमें लगता है। अभी इसका प्रूफ हम वेट कर रहे हैं, इसके प्रूफ में। ठीक है, फिर डार्क मैटर है जो कि अभी अनडिटेक्टेड है। डार्क मैटर क्या है, देखो जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी जब हम स्पेस में मास मेजर करते हैं गैलेक्सी का, ठीक है, तो गैलेक्सी में जितना हमें दिख रहा है ना मैटर, उससे ज़्यादा मास कैलकुलेशन में आता है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो मास बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जब आप देख रहे हो तब इतना नहीं है।
तो मतलब वहाँ पे गैलेक्सी में कुछ ऐसा डार्क मैटर है जो हमें दिख तो नहीं रहा, लेकिन वो इस गैलेक्सी के मास में कंट्रीब्यूट करता है। अब देखो, डार्क मैटर क्या है ये किसी को नहीं पता, साइंटिस्ट को भी नहीं पता, तो मुझसे तो मत पूछना, ठीक है। दैट इज जस्ट फनी थिंग। स्टैंडर्ड मॉडल का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा सर्न का जो लार्ज हेड ऑन कोलाइडर है वहाँ पे बिग बैंग जब हुआ था उस टाइप के कंडीशन को रेप्लिकेट करा जा रहा है। अब देखो, जो सर्न का लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है वो एक तरह से पार्टिकल एक्सेलरेटर है। अब क्योंकि मैंने ये चीज़ें आपको समझा दी ना, तो ये चीज़ें समझना आपके लिए बहुत सिंपल है। इसमें क्या करा जाएगा, एक बहुत बड़ी ट्यूब बनाई जा रही है, बहुत बड़ी रिंग। इसमें क्या करेंगे बताए, बहुत ही सिंपल आपको बता रहा हूँ। एक प्रोटॉन लिया, ठीक है, उसको इस डायरेक्शन में पुश कर दिया बहुत तेज। दूसरा प्रोटॉन लिया, उसको इस डायरेक्शन में पुश कर दिया, और वो भी स्पीड ऑफ लाइट के काफ़ी क्लोज, मतलब बहुत तेज घूमते हैं इसके राउंड। और फिर इनको क्या करेंगे, यहाँ पे आके टकरा देंगे। अब देखो, प्रोटॉन किससे बना है, क्वार्क्स से मिलके बना है ना, दोनों प्रोटॉन क्वार्क से बने। तो क्या होगा, जब ये दोनों प्रोटॉन टकराएंगे तो क्या होगा, बिखर जाएंगे, फट जाएंगे, और उनके अंदर से क्वार्क्स निकल जाएंगे इधर उधर, ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपने इसकी स्पीड और तेज करी तो क्वार्क्स को जिन छोटे छोटे ग्लूऑन्स ने चिपका रखा है, तो कुछ ग्लूऑन्स भी निकल जाएंगे, है ना। और अगर और भी आपने इसको तेजी से टकराया तो क्या पता चलो, जो यहाँ पे, अब देखो ये तो मैटर वाले हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ, यहाँ पे तो मैटर है, लेकिन यहाँ पे कुछ फोर्स पार्टिकल भी है, जैसे हिग्स बोसॉन भी हो सकता है। तो अगर और तेज से टकराया तो क्या पता यहाँ से हिग्स बोसॉन भी निकला है, ठीक है। तो ये कुछ हम एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट। बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं लास्ट एडिटोरियल की तरफ। यूएस जापान मून लैंडर्स लॉन्च ऑन सिंगल रॉकेट। अब ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ऐसे जो नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, नए लॉन्चेस होते रहते हैं, उनका नाम पूछ लेती है प्रीलिम्स। लिटरली बस ये पूछेगी, क्वेश्चन आया होगा, इनमें से कौन कौन सा मून लैंडर है। मून लैंडर मतलब एक ऐसा इक्विपमेंट या एक ऐसा रॉकेट, एक ऐसा कैबिन, कुछ भी हो सकता है जो कि आप मून पे लैंड कराओगे। सिंपल सी बात है, वो मून पे जाके सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दो मून लैंडर अभी लॉन्च करे हैं यूएस और जापान ने। तो यही क्वेश्चन होगा प्रीलिम्स में, और नीचे कुछ रैंडम नाम लिखे होंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये न्यूज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दो कौन से मून लैंडर हैं, एक तो यहाँ पर है ब्लू घोस्ट, और दूसरा का नाम है रेजिलियंस। तो रेजिलियंस जो एक मून लैंडर है, उसको जापान के अंदर एक प्राइवेट कंपनी है आई स्पेस, उसने लॉन्च करा है। और ब्लू घोस्ट को यूएस की एक प्राइवेट कंपनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस, उसने लॉन्च करा है। बट आपको इन दोनों का नाम पता होना चाहिए कि रेजिलियंस और ब्लू घोस्ट ये दोनों मून लैंडर हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगा, इनमें से कौन कौन से मून लैंडर है। बहुत सारे रैंडम ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन में लिखा होगा ब्लू घोस्ट कॉमा रेजिलियंस। अगर आपको पता है ये लैंडर है तो आप इजीली उनको टिक कर पाओगे। और ये दोनों प्राइवेट कंपनीज ने क्या करें, सेंड कर रहे हैं। इंडिया भी स्पेस सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट से जो बजट आता है इसरो का, वो हमारी एम्बिशन के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो हमें प्राइवेट सेक्टर की मदद चाहिए जो रुपीज़ और उसके अलावा स्पेशलाइजेशन, मनी, कमर्शलाइजेशन, इन सारी चीज़ों को लाएगा और इसरो को और ज़्यादा बूस्ट देगा, ठीक है। ये हमारा एम है। सो दैट इज़ इट, आज का सेशन यही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड हैव अ गुड डे।